तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो दोस्तों, हम यूनिट 9 और आज चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। हम यूनिट 9 में अपना दूसरा जो टॉपिक है जल संग्रहण वाला, वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो जल संग्रहण में पहले अपन नदियाँ पढ़ेंगे, फिर अपन नहरें पढ़ेंगे, है ना। वही राजस्थान में जल संग्रहण की प्रणाली है, और बाकी तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो इस टॉपिक में, वो मैं आपको और अलग से बता दूंगी। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, हमारी डायरेक्ट कोई भी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है दोस्तों। हमारी नदियाँ कहाँ जाती है? हमारी नदियाँ जाती है ये जो यमुना नदी है, एक दो नदी उसमें से जाती है, और यमुना नदी आगे अपना पानी गिराती है गंगा में, और गंगा जाती है बंगाल की खाड़ी में। इस तरह से हमने इसका विभाजन किया है कि भाई जो भी हमारी नदी यमुना नदी में जाके मिलती है ना, उनको हमने कह दिया बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कैसे हमने अरब सागर में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और आंतरिक भाग में बहने वाली नदियों का विभाजन किया था। तो आज हम बिना टाइम गवाए आगे शुरू करते हैं। चंबल नदी। सबसे पहले चंबल नदी का उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश के मऊ जिले में विंध्याचल पर्वत की जानापाऊ पहाड़ी। तो ये ऐसे कि ऐसे रट लेना दोस्तों ये लाइन, क्योंकि बहुतों बार एग्जाम में उद्गम पूछ लिया जाता है चंबल नदी का। तो उद्गम है मध्य प्रदेश की मऊ जिले के पास में स्थित है विंध्याचल पर्वत, और उसकी जानापाऊ पहाड़ी से निकलती है ये नदी चंबल। मुहाना है इटावा यूपी में, यमुना नदी में जाके मिलती है राजस्थान मध्य प्रदेश से निकल के आती है, फिर राजस्थान में बहती हुई यूपी में जाके ये इटावा नामक स्थान पे यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो फिर यमुना नदी आगे किस में मिलती है? गंगा में, और गंगा कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, राजस्थान में ये चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ के समीप प्रवेश करती है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है, और जगह का नाम है 84गढ़, जिस स्थान से यह प्रवेश करती है। और चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, सारे मैप में आगे दिखाऊंगी, एक बार आप पढ़ लो ये चीज़। चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, सवाई माधोपुर में, धौलपुर में, करौली में, 3, 4 और 5 जिलों में ये बहती है। कहाँ कहाँ? चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली और फिर धौलपुर। बूंदी में प्रवेश नहीं करती, बल्कि कोटा बूंदी की सीमा बनाती है। स्पेशल ये लाइन लिखी है दोस्तों, क्योंकि चंबल नदी का जब बहाव क्षेत्र पूछते हैं तो बूंदी नाम उसमें एक अवश्य देंगे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि यह बूंदी जिले में नहीं जाती है, केवल कोटा बूंदी की सीमा बनाते हुए निकल जाती है। तो ये कन्फ्यूज़ करने के लिए डाल देते हैं। ठीक है, 241 किलोमीटर लंबी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। आगे दिखाऊंगी आपको। 241 किलोमीटर की लंबाई की यह है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है। कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है? लगभग 241 किलोमीटर की सीमा यह बनाती है। चंबल नदी की कुल लंबाई है 966 किलोमीटर। राजस्थान में मात्र 135 किलोमीटर बहती है। देखो, विंध्याचल से निकल के आती है, तो मतलब मध्य प्रदेश से निकल के आते हैं, फिर राजस्थान और फिर यूपी, है ना। यूपी में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। तो राजस्थान में तो मात्र 135 किलोमीटर ही बहती है, लेकिन कुल लंबाई इसकी कितनी है? 966 किलोमीटर। ठीक है, राज्य की 12मासा नदी है। 12मासा नदी का मतलब है एकमात्र नदी है जो 12 महीने लगातार बहती रहती है, किसी भी मौसम में सूखती नहीं है। एकमात्र तो नहीं है, बनास नदी भी अपनी बहती है, लेकिन यह भी उनमें से एक है। इस नदी पर भैंसरोगढ़ के समीप चूलिया जलप्रपात बना हुआ। जलप्रपात दोस्तों होता है झरना, है ना। जैसे कि ऐसे चट्टान है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, अब इस पे से कोई नदी ऐसे आ रही है ना, तो ये यहाँ पे मोड़ आ गया ना, तीव्र और खड़ा मोड़ आ गया, तो इस पे से नदी का पानी ऐसे गिरने लगेगा झरने के रूप में, है ना। तो इसे क्या कह देंगे? इसे कह देंगे जलप्रपात, है ना। जहाँ पे भी चट्टानों में तीव्र मोड़ होता है ना, वह नदी का पानी एकदम से ऊपर से नीचे गिरता है, और इसे कह देते हैं जलप्रपात। तो चंबल नदी पर भैंसरोगढ़, चित्तौड़गढ़ में भैंसरोगढ़ स्थान पे चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। तो चूलिया जलप्रपात भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है, भैंसरोगढ़ नामक स्थान पे है। और कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे है। चंबल नदी पर दोस्तों 4 बांध बने हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चारों बांध। कौन कौन से बांध है? देखो, सबसे पहले तो 3 तो है राजस्थान में और एक है मध्य प्रदेश में। चंबल नदी एकमात्र भारत की ऐसी नदी है जिसमें इतनी कम दूरी पर 4 बांध एक साथ बने हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये हो गई। और दूसरे की, ये 4 बांध जो है ना, उनमें से एक बांध तो है एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में, और 3 बांध हमारे राजस्थान में हमने बनाए हैं। तो मध्य प्रदेश में जो है वो है गांधी सागर बांध, है ना, ये तो है मंदसौर में एमपी में। और फिर राणा प्रताप सागर बांध हमने सबसे पहले बनाया रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में, और फिर आगे चल के 2 बांध बनाए हमने कोटा में, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध, है ना। तो जवाहर सागर जो बांध है वो है बोरावास कोटा में, और कोटा बैराज बांध भी कोटा में है। तो 4 बांध हो गए, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज।
है ना। चारों चंबल नदी पर है, लेकिन कोई हमसे ये पूछे कि राजस्थान में चंबल नदी पे कौन कौन से बांध हैं, तो वो है राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। इसके उपनाम है दोस्तों चर्मणवती नदी, राजस्थान की कामधेनु। चंबल नदी का ही एक अन्य मतलब दूसरा नाम है चर्मणवती नदी, और जिसे राजस्थान की कामधेनु भी बोलते हैं। सहायक नदियां हैं बनास, काली सिंध, पार्वती, मेज, गुलाली, बामनी, घोड़ापछार, कुराल। तो नाम याद रखना है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं निम्न में से कौन सी चंबल के सहायक नहीं है ना, और कौन से चंबल के सहायक है, तो 3 नदियों के नाम दे दिए जो नहीं है, और एक जैसे मेज दे दिया वो है ना। तो ये तो आपको चंबल इंपॉर्टेंट नदी है, तो ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। बनास, काली सिंध, पार्वती, मेज, गुलाली, बामनी, घोड़ापछाड़ और कुराल। अब एक बार मैप में चंबल नदी जो भी मैंने अभी फैक्ट बताया वो सारे मैप में चेक करते हैं। ये देखिए, ये रही चंबल नदी, समझ में यहाँ पे सारा आ जाएगा आपको कि देखो ये है मध्य प्रदेश, जो यहाँ से लेकर ये सारी सीमा है ना अपनी, ये सारी सीमा यहाँ धौलपुर से शुरू होती है। ये किससे लग रही है? लग रही है एमपी से। आपको मैंने पहले लेसन में पढ़ा दिया था, ये मध्य प्रदेश से लग रही है, ठीक है। अब यह नदी मान लो ये मध्य प्रदेश है, मान लो क्या यही है मध्य प्रदेश में, ये जैसे विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत की जानापाव पहाड़ी से निकलती है, और ये रहा अपना चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, 84गढ़ जगह है ये, 84गढ़, ठीक है। यहाँ पे 84गढ़ जगह में प्रवेश करती है, फिर ये चित्तौड़गढ़, और फिर आगे है ये कोटा, है ना। और ये कोटा बूंदी की सीमा बना रही है, देखो ये बूंदी में नहीं घुसेगी, ये सिर्फ कोटा बूंदी की सीमा बनाएगी, कोटा बूंदी। फिर आगे सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इनमें बहती हुई आगे चली जाती है यूपी में, और यूपी में इटावा नामक स्थान पे किस में मिल जाती है? यमुना नदी में। तो इतना समझ में आ गया होगा कि भाई निकल रही है विंध्याचल के जानापाव पहाड़ी से, चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ के समीप ये प्रवेश कर रही है अपने यहाँ पे, है ना, ठीक है। और इसके बाद में चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती हुई यूपी के इटावा में जाके मिल जाती है। कहाँ किससे मिल जाती है? तो यमुना नदी से मिल जाती है। तो इतना समझ में आ गया। इसके बाद में आगे के फैक्ट थे कि यह एमपी और राजस्थान की सीमा बनाती है 241 किलोमीटर। ये रही दोस्तों एमपी और राजस्थान की सीमा बनाते हुए निकलती है। तो ये जो सीमा है ना, इसकी टोटल लंबाई है 241 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में कुल लंबाई कितनी, मतलब मात्र जितनी 135, मतलब बहुत कम है। इसलिए है कि जैसे एमपी में यहाँ से निकल के आ रहे हैं, यहाँ तो इतनी दूर तो एमपी में ही बह गई, अब राजस्थान में कितनी बह रही है? राजस्थान में सिर्फ इतनी ही बह रही है, इससे आगे यूपी आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि कुल तो 900 इतनी कुछ किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में बहुत कम मात्रा में बहती है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। आगे चलते हैं कि ये कह रहा है कि बारहमासी नदी है। बारहमासी नदी का मतलब इसका पानी ये इस पे डिपेंड नहीं करती है कि बारिश आएगी तो नदी आएगी, है ना, ये हमेशा बहती रहती है 12 महीने। ये हो गया, ठीक है। कौन कौन से जिले में बहती है ये भी हो गया। अब सहायक नदियाँ देख लेते हैं। काली सिंध, पार्वती, देखो ये रही काली सिंध। काली सिंध भी मध्य प्रदेश से ही निकल के आती है, और झालावाड़ और कोटा में जाके ये झालावाड़ में बहती हुई कोटा में जाके चंबल में मिल जाती है। पार्वती नदी भी एमपी से ही निकल के आती है 12, और कोटा में जाके यह है, कोटा में जाके यह भी इससे मिल जाती है। अब ये जो मेज नदी है ना, मेज नदी ये है दोस्तों, ये भीलवाड़ा से निकलती है मेज नदी। भीलवाड़ा से निकल के बूंदी में बहती हुई कोटा में और बूंदी की सीमा पे आके चंबल में मिल जाती है। और एक थी बामनी नदी। तो बामनी नदी दोस्तों चित्तौड़गढ़ से निकलती है, और चित्तौड़गढ़ में ही चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये भी हो गई कि भाई सहायक नदियाँ, और तो जैसे छोटी मोटी नदियाँ हैं इतने मैं मैप में नहीं दिखा सकती, लेकिन 2-4 जो इंपॉर्टेंट है, काली सिंध नदी और पार्वती नदी दोनों आती है मध्य प्रदेश से निकल के, और झालावाड़ और कोटा में बहती है, और ये वाली बहती है 12 और कोटा में। दूसरी है जो मेज नदी है, वो भीलवाड़ा से निकलती है, और भीलवाड़ा और बूंदी में बहती हुई बूंदी और कोटा की सीमा पर मिल गई चंबल में। और जो बामनी नदी है वो सिर्फ चित्तौड़ में बहती है, चित्तौड़ से ही निकलती है, और चित्तौड़ में ही आके चंबल नदी में मिल जाती है, छोटी सी नदी है, ठीक है। इसके अलावा इस पे जो 4 बांध बने हुए हैं दोस्तों, ये रहे जो मैंने आपको बताया 4 बांध जो बने हुए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। ये मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। इसमें मैंने बांध नहीं दिखाए हैं। देखो यहाँ पे मान लो ये एमपी है, यहाँ पे है गांधी सागर बांध, ठीक है। फिर जहाँ पे नदी प्रवेश करती है ना दोस्तों, यहाँ पे है राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध। फिर यहाँ पे कोटा में आ जाएगा जवाहर सागर बांध, और चौथा आ जाएगा कोटा बैराज बांध। ऐसे करके 4 बांध इस पे बने हुए हैं, जिसमें एक बांध तो है बाहर एमपी में, और बाकी 3 बांध है अंदर, ठीक है। और एक मैंने बताया था कि चूलिया जलप्रपात बनाती है, तो वो चूलिया जलप्रपात में दिखाने की कोई बात है नहीं। बाकी इसमें से मैंने सब कुछ दिखा दिया, कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ से निकलती है, कोटा बूंदी की सीमा बनाती है
राजस्थान में इतनी बहती है, बारहमासी नदी है। भैंसरोगढ़ चित्तौड़गढ़ में दोस्तों इस पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ और ये सहायक नदी है और ये इसका नाम है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम बनास। जो इसकी सहायक नदी हमने पढ़ी थी ना बनास, वो मैंने इसलिए वहाँ पे नहीं दिखाई क्योंकि बनास अपने आप में एक बहुत बड़ी नदी और इम्पोर्टेंट नदी है, तो आगे हम इसका ही अध्ययन करने वाले हैं। तो दूसरी नदी है हमारी बनास। उद्गम है राजस्थान के कुंभलगढ़ के निकट खमनोर के पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? राजस्थान में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर के पहाड़ी से निकलती है। और मुहाना कहाँ है? सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर के निकट चंबल में मिल जाती है। तो चंबल में मिलती है तो चंबल के सहायक हो गई ना, और निकलती राजसमंद से और सवाई माधोपुर में जाके ये मिल जाती है चंबल में। लेकिन आपको पूरा याद रखना है कि बनास नदी का उद्गम राजसमंद के कुंभलगढ़ के निकट खमनोर पहाड़ियों से है, और इसका मुहाना जो है मतलब ख़त्म जहाँ पे होती है वह सवाई माधोपुर के रामेश्वर नामक स्थान पे जाके चंबल में मिल जाती है। ठीक है, इसके उपनाम है वन की आशा, मतलब बनास, है ना, और वर्णाशा। बनास का मतलब है दोस्तों अपने आप में यही है, वन आस, है ना। इसका लोकल नाम हमने बनास बना दिया, वन आस मतलब वन की आशा, है ना। इसका दूसरा नाम है वर्णाशा और तीसरा नाम है विशिष्टि। पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदियाँ, देखो दोस्तों ऐसे तो लूनी भी राजस्थान में बह रही थी, लेकिन आगे जाके वो गुजरात में भी बह रही थी, है ना। इसके अलावा जो चंबल नदी है वो राजस्थान में कम ही बहती है। वैसे तो चंबल नदी बनास से लंबी नदी है, लेकिन एकमात्र ऐसी नदी जो सिर्फ राजस्थान में ही बहती है और सबसे अधिक लंबी है सिर्फ राजस्थान में बहने वाली नदियों में, वो कौन सी है? बनास नदी है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ये बहती कहाँ कहाँ पे है? राजसमंद में, फिर चित्तौड़गढ़ में, फिर भीलवाड़ा में, फिर अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में। राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में, फिर भीलवाड़ा में पहुँच जाती है और फिर ऊपर थोड़ा सा चल के अजमेर में, टोंक में और सवाई माधोपुर में। आगे दिखाऊंगी मैं आपको सारी चीज़ें। ये नदी 3 बार त्रिवेणी संगम बनाती है। जैसा अपन ने माही में पढ़ा था ना, वेणेश्वर धाम पे माही, सोम, जाखम तीनों नदियाँ मिलकर त्रिवेणी बनाती है, वैसे बनास नदी की विशेषता है कि ये 3 बार त्रिवेणी संगम बनाती है दोस्तों। एक भीलवाड़ा में, एक टोंक में और एक जहाँ ख़त्म होती है सवाई माधोपुर में, वहाँ में। तो छोटी छोटी सी नदियाँ इसमें आके मिलती हैं। तो भीलवाड़ा में जो भीलवाड़ा का मांडलगढ़ जिला है, वहाँ पे बिंगोद नामक जो स्थान है ना, वहाँ पे बनास और बनास की 2 सहायक नदियाँ बेड़ज और मेनाल, ये तीनों मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है, बनास, बेड़ज और मेनाल। ठीक है, दूसरा है टोंक, है ना। तो टोंक में डाई, खारी और बनास। ठीक है, डाई, खारी और बनास, ये भी 2 छोटी छोटी नदियां हैं और ये आके बनास में मिलती हैं। तो ये 3 नदियां मिल गई तो त्रिवेणी संगम बन गया। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट संगम है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में चंबल में तो बनास जाके मिलती ही है, और एक और छोटी सी नदी आती है सीप नदी। तो चंबल, बनास और सीप तीनों नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। बनास नदी पर ही दोस्तों टोंक जिले में बिसलपुर बांध बनाया हुआ है। और बनास नदी की सहायक नदियां हैं बेड़ज, मेनाल, कोठारी, खारी, माशी, मोरेल। कौन कौन सी हैं? बेड़ज, मेनाल, कोठारी, खारी, माशी और मोरेल। ठीक है, ये बनास नदी की सहायक नदी है। तो एक बार मैं आपको सारा दिखा देती हूँ बनास नदी। ये देखिए,